बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में अब हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेटा जो सिलेबस की कोर्स आउटलाइन है उसमें बेंजीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है और ज़्यादा बात की गई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बेटा ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि all alkenes, all alkynes and aromatic hydrocarbon due to the presence of pi bond they are nucleophilic in nature. Therefore बेंजीन बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म आपके सामने मौजूद है। लेट्स से कि हमारे पास एक रीएजेंट है और ये रीएजेंट EB डिसोसिएट हो रहा है E पॉजिटिव और B नेगेटिव में। इसमें से जो E पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल है और जो B नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब बेंजीन खुद भी न्यूक्लियोफाइल है और B नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए B नेगेटिव का कोई इम्कान नहीं है कि वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो E पॉजिटिव है वो अब बेंजीन की तरफ जाता है और बेंजीन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है, जैसे कि आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसको डोनेट होता है तो ये दोनों कार्बन एटम 1 और कार्बन नंबर 2, ये जो दो कार्बन एटम नज़र आ रहे हैं ये डिस्टर्ब होते हैं, बाकी पूरा बेंजीन रिंग उनको बाकी को कुछ नहीं होता। अब देखें हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन मौजूद है जो यहाँ लिखी नज़र आ रही है। अब होता ये है कि ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी तो अभी तक 4 सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बॉन्ड अब शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो लेकिन ये जो नीचे वाला कार्बन है कार्बन नंबर 2, इसकी वैलेंसी अब कम होकर 3 हो गई है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर रादर आई शुड से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कन्फाइंड नहीं रहता, लोकलाइज नहीं रहता, बल्कि थ्रू द रेजोनेंस ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज होता है, जैसे कि इस स्टेप में नज़र आ रहा है। ये स्टेप आपकी किताब में मिसिंग है, लेकिन मैंने इसको फिल कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ यही नहीं रुकेगा, बल्कि ये पूरे रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होता नज़र आएगा। आखिर में B नेगेटिव जो है ना वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव को वहाँ से रिमूव करेगा और HB बनाएगा और हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हासिल हो जाएगी, यानी बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो रीस्टोर हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीज़न क्या है जी कि E पॉजिटिव आया है यानी इलेक्ट्रोफाइल आया है और H पॉजिटिव गया है यानी इलेक्ट्रोफाइल गया है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये वो मेन रिएक्शन है जो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको एक एक करके टेकअप करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोजिनेशन की। तो बेटा ये देखें, सबसे ऊपर बेंजीन हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeX3। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FeX3? द फंक्शन ऑफ FeX3 इज टू रिएक्ट विद द हेलोजन टू प्रोड्यूस X पॉजिटिव यानी हेलोजिनोनियम आयन। हेलोजिनोनियम आयन हमने करना क्या है? हेलोजिनोनियम आयन ही तो दर हकीकत हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी ये जो मैकेनिज्म है आपको इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो इस जगह पर X पॉजिटिव की शक्ल में हमें नज़र आएगा। और एनहाइड्रस क्यों लिखा गया है? बेटा FeX3 एक लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अगर वाटर वहाँ पर मौजूद होगा तो ये FeX3 वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा और हेलोजिनोनियम आयन नहीं बन पाएगा। इस सूरत में जब वो एनहाइड्रस होगा तो FeX3 पहले X2 से रिएक्ट करेगा और हमारे पास FeX4 1 नेगेटिव और X पॉजिटिव बनेगा यानी हेलोजिनोनियम आयन बनेगा। यहाँ पर यह भी बात याद रहे कि अगर FeX3 अवेलेबल नहीं है तब भी ये रिएक्शन हो सकता है। आप सबसे पहले बेंजीन लें, बेंजीन खुद लिक्विड है, उसके अंदर आप आयरन डाल दें, आयरन टर्निंग्स डाल दें। आयरन टर्निंग्स डालने के बाद मुतलका जो कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन है यानी ब्रोमीन है या आपके क्लोरीन है उसको डाल दिया जाएगा। अब सबसे पहले आयरन और हेलोजन रिएक्ट करके FeX3 बनाएंगे और फिर FeX3 एज ए कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देगा, यानी कैटलिस्ट FeX3 है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से उसको इंट्रोड्यूस करें, रिएक्शन के दौरान भी उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। बहरहाल X2 = Cl2 Br2 एंड I2
तो क्या फ्लोरीन बेंजीन से रिएक्ट नहीं करता? बेटा बिल्कुल रिएक्ट करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसका मैकेनिज्म ये नहीं है, उसका मैकेनिज्म एंटायरली डिफरेंट है और वो बेंजीन का जो रिंग है उसको भी रप्चर कर देता है और मैनी फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट उसके अंदर हासिल होते हैं। इसलिए उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि F पॉजिटिव इस तरीके से बनाना मुमकिन नहीं है। ये था बेटा हैलोजिनेशन। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो Cl2, Br2 और I2 में से I2 फास्टर रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू Br2 और एज कम्पेयर टू Cl2। इस तरह ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारे सामने आएगा। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी? नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में क्या होगा जी? नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, वो आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर और नाइट्रोनियम आयन बनाएंगे और सल्फेट बाइसल्फेट आयन बनेगा। ये जो बेटा आपको नाइट्रोनियम आयन नज़र आ रहा है यही इलेक्ट्रोफाइल है। और मैकेनिज्म क्या है ये अभी हमने डिस्कस किया, यानी ई पॉजिटिव की जगह आप NO2 पॉजिटिव लिखें और बाकी सारा काम वैसे ही एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। तो हमारे पास बड़ी आसानी से नाइट्रोबेंजीन हासिल हो जाएगी। 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पर यह काम किया जाएगा क्योंकि इस टेम्परेचर पर बड़ी आसानी से नाइट्रोनियम आयन बन जाता है और वो सस्टेन भी करता है। देन कम्स सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बड़ा ज़रा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज ओलियम। ये मिक्सचर ओलियम कहलाता है। या आप इस तरह कर लें कि बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और उसमें से अब SO3 गैस को बबल किया जा रहा है, तो ये काम रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा और हमारे पास बड़ी आसानी से बेंजीन सल्फोनिक एसिड हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप SO3 को यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेम्परेचर को एलिवेट करना पड़ेगा। 80 डिग्री सेल्सियस पर यह काम होगा और बनेगा क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन इसका मैकेनिज्म ज़रा डिफरेंट है। अगर आप SO3 को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मैकेनिज्म में जो सबसे टॉप वाला रिएक्शन है उसको स्किप कर दिया जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि SO3 ही वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखें इस सल्फ़र के साथ 3 ऑक्सीजन लगी हुई हैं और तीनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से बहुत ज़्यादा होती है। सल्फ़र इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन दिस मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। अब बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस सल्फ़र को देता है। अगर हाँ यहाँ पर ये याद रहे कि आपने SO3 बाहर से ऐड नहीं की, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसमें पहले रिएक्शन में देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन SO3 और HSO4 नेगेटिव बना रहा है और SO3 ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस सल्फ़र को देता है, लेकिन सल्फ़र और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है और ये हमारे पास एक आयन डेवलप होता है। इस आयन को हाइड्रोनियम आयन जो वहाँ पर मौजूद है वो अपना हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है और ये SO3 फिक्स हो जाता है और आखिर में बाइसल्फेट आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिटेन हो जाती है और हमारे पास BSA यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बड़ी आसानी से हासिल हो जाता है। अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस की तरफ, जिसमें अल्काइलेशन और एसाइलेशन दो रिएक्शन है। अल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, यानी मैथल ग्रुप, एथल ग्रुप, प्रोपल ग्रुप, ब्यूटल ग्रुप, ये इन ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। उसके लिए किया क्या जाता है जी? अल्काइल हैलाइड यूज़ किया जाता है और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? ये वही है जो एनहाइड्रस FeX3 है, यानी ऑल दीज आर लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं। इनका काम बेसिकली ये है कि ये पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। तो ये देखें इस रिएक्शन में आप देखें कि हमारे पास अल्काइल बेंजीन हासिल हो रही है और साथ HX बन रहा है। RX किसके बराबर होगा? RCl, RBr और RI के बराबर होगा। RF यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसकी वजह कि RF यानी कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड इस मैकेनिज्म से इस टेम्परेचर पर इस मेथड से ब्रेक नहीं किया जा सकता। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं होता। RCl जो है ना बहरल, जब इसको AlCl3 से पहले रिएक्ट किया जाएगा पहले स्टेप में तो R पॉजिटिव बनेगा और हमारे पास AlCl4 नेगेटिव बनेगा। और ये R पॉजिटिव क्या बेटा? ये है कार्बोकैटाइन, और कार्बोकैटाइन तो इसका नाम है लेकिन इसका करैक्टर क्या है बेटा? इसका करैक्टर है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और अपना काम करेगा। कैसे करेगा?
देखते हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की। इसमें आपने देखा कि बेंजीन RX के साथ मिलकर अल्काइल बेंजीन बनाएगा। अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करने का वक्त आ गया है। RCl पहले AlCl3 के साथ मिलकर R पॉजिटिव बनाएगा, यानी कार्बोकैटाइन बनाएगा, और कार्बोकैटाइन ही दर हकीकत हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि ये एक्ट करता नज़र आ रहा है। ये मैंने आपके लिए इसको एक्सप्लेनेटरी मेथड में लिख दिया है। ये देखें, सबसे पहले बेंजीन R पॉजिटिव यानी कार्बोकैटाइन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो जब इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो हमारे पास ये एक नया आयन डेवलप हो जाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है आपको, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज फिर इस तरह से रेजोनेंस के ज़रिए से पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज होता नज़र आएगा। इसके बाद जो AlCl4 बना था नेगेटिव, वहाँ ये इस हाइड्रोजन के ऊपर एक्ट करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस बेंजीन रिंग को देता हुआ अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। AlCl3 रीस्टोर हो जाएगा और HCl बन जाएगा। तो अल्काइल बेंजीन को बनाने का ये तरीका है। अभी देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बेंजीन को रिएक्ट किया जाए मेथल क्लोराइड के साथ AlCl3 की मौजूदगी में, तो हमारे पास टॉल्वीन हासिल हो जाती है। इस तरीके से बेटा हम इथाइल बेंजीन भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये भी है कि हायर अल्काइल बेंजीन को इस तरीके से उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बनाया जा सकता जैसे कि टॉल्वीन या इथाइल बेंजीन बन सकती है। उसकी रीज़न बेटा सिंपल सी ये है कि यहाँ पर कार्बोकैटाइन बनता है, ये देखें वो कार्बोकैटाइन बनता है, और जब प्रोपल कार्बोकैटाइन बनता है, ब्यूटल का कार्बोकैटाइन बनता है, इस तरह पेंटेन का जो कार्बोकैटाइन बनता है, इन सब का जो कार्बोकैटाइन बनता है, तो ये सारे के सारे बड़ी आसानी के साथ अगर प्राइमरी हैं तो सेकेंडरी या टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर सेकेंडरी हैं तो फिर टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से मुमकिन नहीं है, उसकी जगह पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगी, यानी क्यूमीन बनेगी, लेकिन नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन ना होने के बराबर वहाँ पर डेवलप होगी। तो ये इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है जिसको किसी और मेथड से कवर किया जाता है। बहरहाल ये था फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नाउ एसाइलेशन। तो बेटा ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, दिस ग्रुप इज़ नोन एज एसाइल ग्रुप। इसको हम एसाइल ग्रुप का नाम देते हैं, और ये पूरा कंपाउंड एसाइल क्लोराइड कहलाता है, और हम फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इनको हम एसिड क्लोराइड्स का नाम भी देते हैं। तो ये जो एसाइल क्लोराइड है, इसको जब बेंजीन से रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रस, तो हमारे पास एसाइल बेंजीन तैयार हो जाती है। इसका मैकेनिज्म भी वही है जो अभी हमने अल्काइल बेंजीन्स का देखा। तो इसमें आप ये देखें कि अगर हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड मौजूद है, यानी अगर इस R की जगह पर स्पेसिफिकली CH3 लगा हुआ हो, ये नज़र आ रहा है आपको, तो फिर इस कंपाउंड को हम नाम देंगे एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। अगर आप एसिटाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं और इसी मेथड से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो एसीटोफिनोन होगा। तो दर हकीकत ये मेथड यानी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन दर हकीकत एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरोमेटिक कीटोन्स की प्रेपरेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। बेंजोफिनोन भी इस मेथड से बन सकता है, और भी आपने अगर कोई और बनाना हो एरोमेटिक कीटोन तो वो इस मेथड से बड़ी आसानी से डेवलप हो जाते हैं। ये थे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। उसमें हाइड्रोजनेशन आएगा, उसमें हेलोजनेशन आएगा, फिर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की भी बात करेंगे, और बाकी रिएक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।